नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को जनरली मैं आईआर पढ़ाता हूं या मेन संबंधित किसी भी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। आज का ये जो आईआर का वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश स्थित है, जहाँ से एक भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ से न्यूज़ों की बात करें तो कल ही एक हिंदू युवक को मॉब लिंच कर दिया गया, वहाँ पर मार दिया गया सरेआम, उसको और जला भी दिया गया। इसके साथ में हमेशा ही वहाँ से कुछ न कुछ ख़राब चीज़ें ही भारत के लिए बाहर आती हैं, जैसे इंडिया आउट कैंपेन हो गया। इसके साथ में हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती है। ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं जिसमें वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इन सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के जब कंसर्न का कहीं पर अपने पड़ोस में ही बन जाए, एक पश्चिम में तो था ही पाकिस्तान, पूरब में भी इसी प्रकार का बन रहा है, तो हमारे लिए निश्चित तौर पर यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में जो लोग जा रहे हैं निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंधों को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो आपके पास में, कल मैंने इंटरव्यू का पहला सेशन लिया था, आपके पास में 5 से 6 पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। सबसे पहला सवाल वो यही पूछेंगे। दूसरा ये पूछेंगे क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या चेंजेज आए हैं और भारत को क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा ही स्थिति और बिगड़ जाती है, गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो उसका बिहार से संबंधित इलाकों पर, बिहार, बंगाल, मेघालय, जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके, त्रिपुरा, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिहार की डायरेक्ट सीमा तो नहीं लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल बीच में आता है, वो भी सकरा शाही इलाका है। यानी कि बांग्लादेश जो है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। करंट अफेयर जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसमें यह आईआर का 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण 71 मेंस के लिए और 72 के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो सीखेंगे कि कैसे आईआर को प्रेजेंट किया जाता है, करंट में मास्टर किस प्रकार से बना जाता है। और करंट में अगर आपको मास्टर बनना है तो थोड़ा सा विश्लेषण, एनालिटिकल और फैक्ट्स, इन दोनों के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। मैं अगर भारत और बांग्लादेश का संबंध अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उस लायक तो बना ही दूंगा कि आप इस पर 4 पेज बिना देखे लिख सकें, अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है भाई, तो ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और इन सवालों को थोड़ा सा हाथ को कष्ट दीजिएगा ठंड के महीने में, और लिखने का भी प्रयास करेंगे। नहीं लिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन क्वेश्चनों को पढ़ने का। देखिए क्या शानदार सा सवाल है पहला, कि भारत बांग्लादेश संबंधों को ऐतिहासिक रूप से सोने का अध्याय, गोल्डन चैप्टर कहा गया है, लेकिन शेख हसीना के बाद राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में इन संबंधों में आए बदलावों का विश्लेषण कीजिए। क्या ये बदलाव भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है? अब आपको इसको लिखना है। सीधा सा अगर मैं सवाल देता, अगर आपको मैं सीधा सा सवाल दूं कि भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप तो लिख लेंगे कि भाई संबंध क्या है, ऐतिहासिक संबंध क्या है, आर्थिक संबंध क्या है, पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा विश्लेषण भी देना पड़ता है। और निश्चित तौर पर बीपीएससी मेंस के या किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में सवाल बनाए जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कभी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद भारत बांग्लादेश संबंधों में एक प्रमुख बाधा रहा है। इस विवाद के कारणों का परीक्षण कीजिए कि यह विवाद क्या है और इसके कारण क्या है, कारणों का परीक्षण कीजिए। कल ही मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, कीवर्ड या डायरेक्टिव वर्ड जिसको कहा जाता है, कल मैंने इस पर एक बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाया है आंसर राइटिंग में, प्लीज़ गो एंड देखिएगा जा करके उसको, बहुत बेहतरीन है वो। तथा इसके समाधान के लिए भारत द्वारा अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। विशेष रूप से चीन की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में चर्चा करना है। अब करिए चर्चा बैठ के इस पे कि क्या हो सकता है भाई, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बनाए जा सकते हैं। ये सवाल यहाँ पर मिक्स हो गया है, दरअसल में तीसरा सवाल है ये, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने और भी सवाल डाले हैं जिसको आप लिखने का प्रयास ज़रूर करेंगे, और अगर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समझ बनेगी। और अगर शुरुआत करना है लिखने का तो यहाँ से शुरू कीजिए, भारत बांग्लादेश संबंध 2025, बस इतना सा सवाल। अब लिखिए कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत पर में,
क्या हमारे संबंध रहे, ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन क्या रहा है, पॉलिटिकल रिलेशन क्या रहा है हमारा, उसको लिखिए ज़रा। फिर कंसर्नों को लिखिए, कंसर्न के बाद आगे की राह, वे फॉरवर्ड जिसको कहा जाता है, या फिर समाधान, उसको हेडिंग बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो गया, बेसिक सा चीज़ हो गया। अब ज़रा आते हैं नेक्स्ट एक और बहुत बड़े मुद्दे पर। पिछले वीडियो मैंने भारत और रूस के संबंधों को पढ़ाया था जब पुतिन की भारत यात्रा हुई थी। आईआर का प्लेलिस्ट होगा, आईआर 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगा, जाकर के एक्सप्लोर कीजिएगा और 5 वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड वीडियो को सबसे पहले देखिएगा क्योंकि आईआर का बेसिक मैंने पढ़ाया है। जब भारत और अपने पड़ोसी देशों के संबंधों की हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर मैप बनाना अनिवार्य हो जाता है। यहीं पर अगर भारत और रूस का संबंध जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया कि भाई मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप मैप को छोड़ सकते, क्योंकि भारत और रूस के संबंधों में मैप की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारी सीमाएँ नहीं मिलती हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश में, भारत म्यांमार में, भारत पाकिस्तान में, इस बार वो भी पूछ सकता है आपसे, भारत नेपाल में, भारत भूटान, भारत श्रीलंका, ऐसी परिस्थितियों में आपको मैप बनाने चाहिए। भारत मालदीव हो गया, ऐसी परिस्थितियों में हमेशा ही मैप बनाना चाहिए। मैप का प्रैक्टिस करना होता है, तभी जाके आप सही मैप बना पाएंगे। देखिए बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है। ये बहुत सारे यहाँ से जल स्रोत गुजरते हैं। ये कर्क रेखा है जो यहाँ से गुजरती है। भारत के बहुत सारे स्टेट जो हैं इसके तट पर स्थित हैं, जैसे यहाँ पर मेघालय है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ पर बंगाल है, और ये सारे जो राज्य हैं ये इसके किनारे स्थित हैं। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ उसका क्या है, तो बे ऑफ बंगाल स्थित है। रणनीतिक स्थिति से इसके लिए हम महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए बाई नेचुरल, बाई जैव क्या कहा है तो उसको ऑर्गेनिकली, हाँ सही शब्द जो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिकली भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना सही स्टेबल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इस तरह का हमारा ज्योग्राफी ही है। यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की स्टेबिलिटी, वहाँ की सिक्योरिटी, इसके लिए भी ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला जो है कि प्राकृतिक कारणों से ही, भौगोलिक कारणों से ही बांग्लादेश का भारत पर निर्भरता बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 तरफ से हमसे घिरा हुआ है वो। और हमारे लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, इसके लिए आवश्यक है कि बांग्लादेश में हमारी हितैषी गवर्नमेंट हो। हम नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हितैषी गवर्नमेंट होगी तो हमारे लिए थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनके बिना नॉर्थ ईस्ट को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, स्टेबल नहीं रख सकते, इनके बिना भी रख सकते, इतने सालों से तो रखा ही हुआ है। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हों तो निश्चित तौर पर उत्तर पूर्व भारत के लिए भी अच्छा है। जैसे अगर म्यांमार में अशांति फैलती है तो भी हमारे भारत पर प्रभाव पड़ता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी अशांति फैलती है तो भारत पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से बांग्लादेश अगर शांत, स्टेबल और पॉलिटिकल रूप से सही चलेगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गई पृष्ठभूमि की बात, ज्योग्राफिकल फ़ायदे की बात हो गई कि इससे ज्योग्राफी से हमारे संबंधों को किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल सकता है ये। अब भारत और बांग्लादेश संबंधों की पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो पता ही होगा कि भारत बांग्लादेश जो है वो 1971 भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ और उसके बाद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। देखिए क्या है इसकी पृष्ठभूमि, आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रिटन में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आप उसको लिख पाएँ। केवल मैं बोल दूंगा उससे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये PDF आपको मिल जाएगा, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है। भारत और बांग्लादेश अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एक जैविक बंधन साझा करते हैं। ऑर्गेनिक हमारा रिलेशन साझा करते थे, अब है नहीं, अब थे, क्योंकि इस हद तक उन्होंने उकसाया है हमें। भारत जो है उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेशेंस, क्या कहा जाता है, रणनीतिक धैर्य। कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि रणनीतिक रूप से धैर्य रखा जाए, क्योंकि ब्लंडर्स से बचा जाए। जैसे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कितना भी उकसा लें, भारत सरकार कभी भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेती है। क्यों? अपना नुकसान है। इसीलिए बांग्लादेश से इतने सारे खराब न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जाता है कठोर शब्दों में, वो इसी कारण से, इसी को कहा है स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखा हुआ है भारत ने। रणनीतिक धैर्य बहुत ज़रूरी होता है ये,
युद्ध में या देश में इस प्रकार के संबंधों में बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई छोटा आदमी उछल रहा है तो उछलने दीजिए, उसको कुछ भी मत कीजिए, उस पर अपने प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आप ही की इज्जत खराब होगी। इसी प्रकार से भारत के लिए भी बांग्लादेश हो गया है। बहुत सारा काम कर रहे हैं वो, हमें दिन रात परेशान करते हैं। कल तो माइनॉरिटीज़ पर हमला भी करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं बोलती, वो इसी के कारण से। ठीक है, भारत ने वर्ष 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान स्वतंत्र बांग्लादेश उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुक्ति संग्राम के दौरान अनुमानित 10 मिलियन शरणार्थियों को शरण भी दिया गया था। बांग्लादेश मुक्ति दिवस जो 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है, पिछले ही 2-4 दिन पहले मनाया गया है, का भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में विजय दिवस और वहाँ पर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत ही था। अब जो इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा है बंधुओं, वो है कि भारत और बांग्लादेश में सहयोग के क्षेत्र। देखिए, जो भी मैं सहयोग के क्षेत्र बताऊंगा ये तब के बांग्लादेश के सहयोग के क्षेत्र रहे हैं जब वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। अभी की जो गवर्नमेंट है वो रेडिकल इस्लामिक गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी ख़राब शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। और वो भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि भारत जो है वो उनके हिसाब से चले। इसलिए वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चीन जाते हैं और वहाँ पर जाकर के बहुत ही ख़राब शब्द यूज करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो स्थल रुद्ध है और वो समुद्र तक तभी पहुँचेंगे जब हमारी मर्जी होगी। और चीन भी इसका बेनिफिट उठा सकता है, यानी कि चीन को डायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काटना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की सरकार हो तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के संबंधों की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। तो जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे संबंध किस प्रकार से खराब हुए हैं, तो वहाँ पर आपको कंपेयर करके ये बताना पड़ेगा कि पहले ये हमारे संबंध थे, वर्तमान में तो भारत सरकार ने, जैसे भारत के पोर्ट को दिया गया था कि आप भारत के पोर्ट का यूज़ करके व्यापार कीजिए, बहुत सारे आयात निर्यात होते, तो उन सभी चीज़ों को बंद भी किया गया है बांग्लादेश के कारणों से। ओके, तो ज़रा इसको समझेंगे कि पहले हमारे संबंध किस प्रकार से विकसित थे। पहला है सुरक्षा और सीमा का प्रबंधन, पुलिस मामलों, भ्रष्टाचार रोधी गतिविधि, मादक पदार्थ यानी कि जो ड्रग और इत्यादि चीज़ें होती हैं, जाली मुद्रा, फर्जी करेंसी, मानव तस्करी आदि मुद्दों से निपटने के लिए दोनों देश की एजेंसियां मिल करके काम करती थीं। लेकिन फ़िलहाल ये जो काम है ये रुक गया है कहीं न कहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण और सहकारी प्रबंधन तंत्र सक्रिय रूप से सीमा के पार लगाने और यहाँ तक कि जॉइंट रूप से सम्मिलित होकर के सीमा की सुरक्षा करने का भी काम करते थे। वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे बॉर्डर सुरक्षा फोर्सेज BSF जो है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस फोर्स आते हैं, उन दोनों का काम था। हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फ़िलहाल में हमारे संबंध अच्छे नहीं। अभी भी बांग्लादेश की जो आर्म फोर्सेज है, क्योंकि वो पहले के ही हैं आर्म फोर्सेज, उनके भारत के साथ में, भारत की गवर्नमेंट के साथ में सही रिलेशन है। उनके द्वारा कभी भी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और वहाँ की जो सरकार है ना, उसी के आसपास के लोग जो हैं वो भड़काऊ बयान अभी भी देते हैं। तो इसको भी ज़रा भारत सरकार ध्यान में रख रही है, इसलिए कोई भी इस तरह के एक्शन नहीं लिए जा रहे। नेक्स्ट जो सहयोग है हमारा बंधुओं, वो है रक्षा का सहयोग। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय आदान प्रदान, भारत बांग्लादेश कॉपरेट, बोंगो सागर अभ्यास, तटरक्षकों की क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक और वार्षिक सुरक्षा संवाद भी शामिल है जो वहाँ पर किए जाते थे। फिलहाल में इसमें से कुछ संवाद बंद जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी एक रक्षा सहयोग स्थापित था पहले, जो वर्तमान में चुनौती भरा हो गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत सरकार ने रखा हुआ था कि बांग्लादेश के जरिए हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करें, कोलकाता से डायरेक्ट हम भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के भाग हैं उसको बांग्लादेश होते हुए हम कनेक्ट करें। लेकिन ये सपना भी अभी सपना ही रह गया है। रेल लाइनें तो मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल उन पर आवागमन जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ की जो रेडिकल पार्टी हैं, इस्लामिक रेडिकल पार्टीज़ हैं, वो वहाँ पर जम करके भारत विरोधी तत्वों को बढ़ाने चढ़ाने का काम कर रही हैं। तो रेल कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो जन केंद्रित भागीदारी, बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत और बांग्लादेश के बीच में 1965 से पहले के 6 रेल संपर्कों को पुनरुद्धार किया गया था। 1965 से पहले जो हमारे बीच में रेल के संबंध मौजूद थे वो बीच में बंद हो गए थे, वॉर के कारण से 65 से 71 के दौरान बंद रहे। लेकिन बाद के समयों में इसको शुरुआत करने का प्रयास किया गया। तो 2023 को भारत अगरतला स्टेशन और बांग्लादेश के अखरौरा के बीच में 6ठे सीमा पार रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया था 2023 में।
और 2024 में सारा कुछ बदल गया, 2025 में तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। भारत और बांग्लादेश के बीच में चालू किए गए अन्य 5 रेल संपर्कों की हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे रेल संपर्क थे, लेकिन फिलहाल जो हैं सभी हॉल्ट पर हैं। रेल पटरियां तो हैं ही, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति वैसी नहीं है कि वहां पर इस प्रकार के संबंध स्थापित हो पाएँ। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में 3 रेलवे ट्रेनें संचालित हो रही हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली, लेकिन फ़िलहाल इन्हें भी हॉल्ट कर दिया गया है। ये संचालित होती थीं, लेकिन फ़िलहाल तो यह हॉल्ट पोजीशन में ही है, अभी संचालित नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ का मूड ऐसा नहीं, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी जो अभी नहीं है। ओके, आएंगे कंसर्न को भी देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे। सड़क व अंतर्देशीय जलमार्ग की हम लोग बात करें तो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी शहरों को ढाका और आगे खुलने तक जोड़ने वाली 5 बस सेवा मार्ग संचालित थे, लेकिन फिलहाल में उन्हें रोका गया है। इसी प्रकार से जल मार्ग में भी भारत और बांग्लादेश काम करने वाले थे, क्योंकि अगर आप वाटरवे को देखोगे तो गंगा जी हो या ब्रह्मपुत्र नदी हो, दोनों ही बह कर के अंततः कहाँ जाती हैं तो बांग्लादेश में जाती हैं। और ये जो इलाका है ये मैदानी इलाका है, अर्थात यहाँ पर पहाड़ पठार नहीं मौजूद हैं, जिसके कारण से यहाँ पर समतल भूमि पर पानी बहती है, नदियाँ बहती हैं और उनमें जल की मात्रा भी अत्यधिक होती है, जिससे यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग जो है और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग डेवलप होने की बहुत सारी क्षमताएं मौजूद थीं, जिसको अभी कैश नहीं किया गया। करने की शुरुआत भले की गई थी, लेकिन वो रोक दिया गया क्योंकि उसमें अभी तो काम ही बंद है। तो यानी कि हम रेल में, सड़क में और वाटरवे में सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लेकर के काम कर रहे थे। इसी को कहा जाता है कट्टरता, हर चीज़ को ख़राब कर देती है, वही है कट्टरता। प्रोटेस्ट किस लिए शुरू हुआ था पिछले साल बांग्लादेश में? तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, वहाँ के सरकार के कठोर फैसलों के खिलाफ शुरू हुआ था। और क्या प्रोटेस्ट को सही दिशा प्रदान किया गया? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार की जनता की क्रांति सही ही हो, कभी कभी वो किसी अच्छे खासे देश को डुबा ले जाती है। वही हश्र हो रहा है बांग्लादेश का। नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन नेपाल में रेडिकलाइजेशन नहीं किया गया मॉब का अभी तक। तो अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक वहाँ के मॉब जो है वो रेडिकल नहीं हुई है, जबकि बांग्लादेश में क्या हो गई, रेडिकल हो गए, उनके अंदर सेंटिमेंट भर दिया गया। बाहरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। नेक्स्ट जो है बंधुओं, बंदरगाह की कनेक्टिविटी, जिसको भारत सरकार ने रोक दिया। हमारे बंदरगाह का उपयोग बांग्लादेश के द्वारा किया जाता था पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के सामान से सस्ते बांग्लादेश के सामान बिकते थे, क्योंकि उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का दर्जा मिला हुआ था अमेरिका जैसे देशों में, आज ही मिला हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर वो अपने सामानों को छूट पर में बेचते थे और हमारे ही बंदरगाह का उपयोग करते थे, हमारे ही लॉजिस्टिक का उपयोग करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। ये सुविधा भी भारत सरकार ने दिया हुआ था, लेकिन फिलहाल में इसको इसी साल ख़त्म कर दिया गया है। दोनों देशों ने 2023 में चटगांव और मोगला बंदरगाह के उपयोग के लिए समझौतों को लागू किया। इससे भारत के पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि भारत के बीच पारागमन कार्यों के लिए बांग्लादेश में इन बंदरगाह की सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा मिल रही थी, जिससे परिवहन लागत और समय लागत में कमी आ रही थी। लेकिन फिलहाल तो इसे भारत सरकार ने रोक दिया और इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है बांग्लादेश की इकॉनमी पर, क्योंकि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे आप? रातों रात आप पोर्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं, रातों रात आप लॉजिस्टिक को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो जब उन्होंने उल्टे सीधे बहुत सारे बयान दिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें की, तो पिछले 2 महीने पहले करीब भारत सरकार ने इसको रोक दिया, इस अपने फैसले को रद्द कर दिया। आर्थिक और वाणिज्यिक अगर हम लोग बात करें तो भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। पिछले दशक में भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई थी 2024 तक, लेकिन उसके बाद से यह बढ़ोतरी रुक गई है। बांग्लादेश का निर्यात पिछले दशक की तुलना में 3 गुना बढ़ करके 2018-19 में $1 बिलियन को पार हो गया था। वित्त वर्ष 23-24 में बांग्लादेश ने भारत को $1.97 बिलियन का सामान निर्यात किया था, लेकिन इन सभी में कमी आई है, क्योंकि फिलहाल में हम ज़्यादा खरीद बिक्री बांग्लादेश के साथ में नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन किया था, जिससे भारत और बांग्लादेश के जो स्टार्टअप हैं, नए नए जो उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, वहाँ के यूथ और यहाँ के यूथ जो हैं उसे आगे बढ़ा सकें। लेकिन फिलहाल तो वहाँ के यूथ जो हैं वो मॉब लिंचिंग में व्यस्त हैं, वो हंट पर निकले हुए हैं कि भाई चलो आज इस्कॉन जलाते हैं, आज ढूंढो किसी हिंदू को मारना है ना।
एंटी इंडिया सेंटिमेंट, तो इसको डेवलप किया गया है वहाँ पर। शक्ति और ऊर्जा की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश में जो बिजली जल रही होगी निश्चित तौर पर वो भारत से ही जा रही होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आज भी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बिजली हमसे ही खरीदता है और हम ही उसको सप्लाई करते हैं। अडानी कंपनी बेचती है उनको बिजली। क्यों है ऐसा? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा निचले इलाकों में आता है, उसके पास में बिजली उत्पादन के संयंत्र अभी स्थापित नहीं है, ना तो वहाँ पर कोई बड़े डैम बनाए जा सकते आसानी से, क्योंकि डैम बनाने के लिए वहाँ पर टेरेन अभी मौजूद ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, प्राकृतिक ही होता है वो तो वहाँ पर डैम भी आसानी से नहीं बन सकते हैं। तो चूँकि हम अपर भाग में आते हैं तो हमारे भूटान देश में कई सारे पनबिजली परियोजनाएं हैं जो भारत के थ्रू ही वहाँ पर बिजली सप्लाई करती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई सारी पनबिजली परियोजनाएं हैं। उसके अलावा कई सारे थर्मल प्लांट हैं जो मैदानी भागों में लगे हुए हैं भारत के, वहाँ से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन वो बिजली की सप्लाई अभी भी हो रही है। जिस तरीके के इनके संबंध हैं क्या पता भविष्य में वो भी काट दिए जाएँ। वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 1060 मेगावाट बिजली आयात करता है और इसके बदले हमें पैसे चुकाता है जो समय पर पेमेंट नहीं करता है। बिजली पर संयुक्त कार्य समूह संयुक्त संचालन समिति मौजूद है। बिजली की सीमा पार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा भी बनाया गया था कि किस प्रकार से हम अपने ऊर्जा सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। आप खरीदिए, हम बेचेंगे, जिससे हमारे यहाँ भी फायदा होगा और आपका भी काम चलेगा। बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए मैत्री सुबर थर्मल पावर प्लांट को चालू किया गया है और अभी भी बिजली सप्लाई होती है इससे। मार्च 2023 में भारत से बांग्लादेश में हाई स्पीड डीजल की ढुलाई के लिए दोनों देशों के बीच में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था कि यहाँ से वहाँ डीजल और तेल वगैरह जो है वो गाड़ियों पर या फिर जहाज़ों में लाद कर ले जाने से अच्छा है कि यहाँ पर हम पाइप में डालें और आप वहाँ पर निकाल लो। इस प्रकार की सुरक्षा भी शुरू किया गया, इस प्रकार की सुविधाएं भी शुरू की गई थी। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2023 में G2G आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या बांग्लादेश में POL पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है और वर्तमान में भी कर ही रहा है। वर्तमान में कोई बंद नहीं हुआ है। तो ये कुछ क्या है, हमारे ऊर्जा संबंध बताया मैंने आपको, कनेक्टिविटी के बारे में बताया आपको कि किस प्रकार से डेवलप हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे विकास की साझेदारी की तो दोनों देशों में बहुत स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हम संबंधित हैं, क्योंकि बांग्ला कल्चर पहले हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था। पॉलिटिकल रूप से कनेक्टेड हैं, जैसे सार्क जैसे जो मंच हैं उसमें भारत और बांग्लादेश एक ही मंच को साझा करते हैं। उसके अलावा बीमस्टेक है, कौन कौन से बोला मैंने, सार्क, बीमस्टेक, ये दोनों मंच हो गए जहां पर भारत और बांग्लादेश एक मंच को साझा करते हैं। ये हमारे पॉलिटिकल रिलेशन में सबसे प्रमुख रूप से आएगा, इसको भी याद रखिएगा। सार्क तो इरेलेवेंट है लेकिन बीमस्टेक अभी भी रेलेवेंट बना हुआ है। ओके, भारत ने कई सारे स्तरों पर मदद की है, छात्रों से लेकर के प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक केंद्र इत्यादि जगहों पर मदद किया है। अनुदान भी दिया है भारत ने हमेशा से ही। शिक्षण में भी वहाँ के बच्चे हो गए, उनको हमारे कॉलेजों में ट्रेनिंग देना, पढ़ाना, वहाँ के पुलिस को ट्रेनिंग देना, न्यायिक अधिकारी, न्यायाधीश, पेशेवर अन्य को भारत में हमेशा से ही प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। वहाँ के फॉरेन सर्विस हो उनको भी भारत प्रशिक्षण दिया गया। वहाँ के सेनाओं को भी प्रशिक्षण देने का काम भारत सरकार करती थी, लेकिन फिलहाल में वो खुद ही से खुद को ट्रेंड करते हैं। सांस्कृतिक सहयोग की अगर हम लोग बात करें तो ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, दोनों देशों के बीच में साझा सांस्कृतिक संबंध की मजबूती महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको भी वो लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे। योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भारत बांग्लादेश के प्रसिद्ध कलाकारों के बीच में आदान प्रदान, उनको बुलाना, एक मंच पर बुलाना, ये सब सांस्कृतिक सहयोग भी हमारे बीच में काफ़ी मजबूत रहा है। फिलहाल में नहीं है, ठीक है, फिलहाल में कुछ भी नहीं है। फरवरी 2024 में 100 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था और भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात भी उस दौरान उन्होंने किया था। भारतीय उच्चायोग पिछले 51 वर्षों से बंगाली साहित्यिक मासिक पत्रिका भारत विचित्र को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों संस्करण प्रकाशित करता है। इस पत्रिका को बांग्लादेश में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। समाज के विभिन्न वर्गों में इसकी बड़ी संख्या में पाठक मौजूद हैं और इसी कारण से वहाँ पर इसको प्रकाशित किया जाता है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। वीज़ा की बात करें
तो भारतीय वीज़ा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बांग्लादेश में 16 केंद्र बनाए गए थे जहां से वो लोग भारत में आ सकें, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसमें से कई सारे केंद्रों को रोक दिया है। रोहिंग्या संकट में भी भारत ने बांग्लादेश को मदद किया था, ऑपरेशन इंसानियत के तहत में मदद किया था। साथ ही भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं। हमने क्या क्या देखा? पॉलिटिकल मंच देखा, कल्चरल रिलेशन देखा, इकोनॉमिक रिलेशन देखा, एनर्जी को लेकर हमारे क्या संबंध हैं, कनेक्टिविटी की बात की हमने। इस तरह के तमाम प्रकार के हमने संबंधों को देखा है। अब जरा आएंगे कंसर्न पर। कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब हमारी सॉवरेंटी को कोई थ्रेट करता है तो उससे बड़ा कंसर्न कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि थ्रेट कौन कर रहा है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा होगा, उसका एक डायलॉग सुना होगा कि छोटा आदमी बदमाशी करना चाहता है, करने दो, उससे मुंह लगा के थोड़ी ना आपका कुछ फ़ायदा होगा। तो वही बात है यहाँ पर भी। स्ट्रेटजिक पेशेंस भारत ने रखा हुआ है। इस शब्द का उपयोग कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक होता है कभी कभी। जैसे अगर मुसोलिनी ने इटली पर इटली जो है उसने अटैक नहीं किया होता तो, या फिर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया होता तो, या जर्मनी जो है वो रूस से अटैक लड़ने नहीं जाता तो, हिटलर जो है, तो इस प्रकार के ब्लंडर्स हुए हैं। कभी भी ब्लंडर्स में नहीं फंसना चाहिए। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और पश्चिमी ताकतें हैं कुछ, उसके साथ पाकिस्तान भी है। ये चाह रहे हैं कि भारत का पूर्वी जो हिस्सा है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान और भारत दोनों ही उसके लिए डिस्टर्ब है भाई अभी, तो उसी प्रकार से हमारा पूरब जो हमारे लिए हमेशा से ही स्ट्रेंथ रहता था, शांत रहता था, उसको वो लोग फिर से ख़राब करना चाह रहे हैं, ताकि भारत की जो शक्तियां हैं वो 3 भागों में बंट जाएं, पूरब, पश्चिम और उत्तर, जिससे हम कमज़ोर पड़ेंगे। इसमें अमेरिका भी शामिल है। कई सारे एक्सपर्ट ने इसको कोट किया है। पश्चिमी देश भी इसमें शामिल हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश को अनस्टेबल किया जाए, ताकि जो भारत ग्रो कर रहा है उसके लिए कंसर्न खड़े किए जाएं और पाकिस्तान को थोड़ा सा सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि उनका वो पालतू है, हमेशा से ही उसको संरक्षित करने का वो प्रयास करेंगे ही। इसलिए निश्चित तौर पर अमेरिका के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा और चीन स्पॉन्सर्ड माना जाता है बांग्लादेश के रिजीम चेंज ऑपरेशन को, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ उस देश को, बल्कि उसका नुकसान ही हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने इतने उकसावे के बावजूद भी अपनी सिक्योरिटी को ज़रूर मजबूत किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास में, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे आर्मी के कैंटोनमेंट बनाए गए हैं, या फिर आर्मी की चौकियाँ बनाई गई, बहुत बड़े स्थान वहाँ मोबिलाइजेशन भी किया गया है। लेकिन फिर भी हमने कुछ भी कठोर कदम नहीं उठाया है। ना तो आप एक कठोर लाइन आप सुनेंगे सरकार के द्वारा बांग्लादेश को लेकर के। वो इसी कारण से, क्योंकि हमने स्ट्रेटजिक धैर्य को अपनाया हुआ है कि कोई बात नहीं, इलेक्शन वहाँ पर होने दीजिए जो फरवरी में होने वाला है, उसके बाद हम वहाँ की सरकार से बात करेंगे। अभी आप किससे बात करेंगे? आप मॉब से, भीड़ से कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए कंसर्न क्या है। सबसे पहला है अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दा। शेख हसीना के हटने के बाद से वहाँ पर अल्पसंख्यकों को भारी मात्रा में अटैक हुए हैं। हिंदू महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया गया है। हिंदू, उसके अलावा बौद्ध मंदिर, चर्च, इन सभी जगहों पर अटैक किए गए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है, कंसर्न का विषय है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। धार्मिक असहिष्णुता पर भारत की चिंता है। भारत ने इसको लेकर के कंसर्न जाहिर किया है कि भाई इस पर आप लगाम अगर नहीं लगाएंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जा कर के फिर इसकी शिकायतें करनी पड़ सकती है। सीमा विवाद है, सॉवरेंटी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कमेंट कर रहे हैं। रेडिकल लोग वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। साझा सीमा के सीमांकन, विशेष रूप से असम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में पर लंबे समय से विवाद रहा है। लेकिन 2015 में भारत के 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद को लेकर के सबसे बड़ा समझौता किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल के दौर में इस समझौते को इग्नोर करके फिर से सीमा विवाद को हवा दिया जा रहा है। 6.5 किलोमीटर के कोमिला त्रिपुरा स्थलीय सीमा का सीमांकन नहीं किया गया, जिससे सीमा विवाद अनसुलझा हुआ है। कुछ हिस्सों में अनसुलझा हुआ है और बाकी हिस्सों में वो उसको अनसुलझा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अवैध अप्रवासन, चाहे वो असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, इन सभी जगहों पर बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में प्रवासी आते हैं, घुसपैठी आते हैं और वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं, जिससे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है।
बंगाल में एसआईआर जैसे ही शुरू हुआ है, बड़ी मात्रा में वहाँ से लोग भागे हैं बांग्लादेश की तरफ में। वो इसी कारण से, क्योंकि जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उनके पास में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि गुड़गांव और बाकी जगहों पर ये लोग काम कर रहे थे, वहाँ से भी भाग के सारे अपने देश जाने का प्रयास कर रहे थे। तो देश की अशांति के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश सीमा के पार से प्रवासियों का आगमन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। अगर बांग्लादेश और ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो वहाँ के जो अप्रवासी हैं, वो भाग करके कहाँ आएंगे भाई? तो भारत की तरफ ही तो आएंगे, क्योंकि तीन तरफ से भारत ही है। किधर भी भागेंगे लैंड में तो भारत की तरफ ही आएंगे, अब बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जाएंगे। तो इसके कारण से अगर वो अनस्टेबल होता है तो हमारे लिए कंसर्न हो जाएगा। प्रवासी संकट बहुत सारे हमारे यहाँ पर घुसपैठ ही आ सकते हैं। ऑलरेडी चैलेंज है असम के क्षेत्रों में, वो चैलेंज और बढ़ ही जाएगा। आर्थिक चुनौतियां, दोनों देशों के मध्य गैर टैरिफ बाधाओं ने व्यापार में बाधा उत्पन्न की है। इन बाधाओं से लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, नौकरशाही, लाल फीताशाही और वहाँ की सरकारी बयानबाजी, इसके कारण से कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे विद्रोही समूहों की उपस्थिति आतंकवाद के बारे में चिंता उत्पन्न करती है, और ये हमारे देश में जो अशांति फैलाने वाले नॉर्थ ईस्ट में तत्व हैं, जैसे उल्फा है या और भी कई सारे हैं, उनको यह इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद से सपोर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान की ही भाषा में जवाब देने का प्रयास करना चाहते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बांग्लादेश के एक मिनिस्टर के एडवाइज़र ने बोला था कि हमें भारत पर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि उसने पाकिस्तान पर अटैक किया है ना। तो इस प्रकार के बयान, हमें ही पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न तो है ही हमारे लिए, हमारे संबंध और भी ज़्यादा खराब ही होंगे। दूसरा जो है, तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न है ये। तीस्ता नदी के जल प्रवाह को न्यूनतम रखने के लिए 2011 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को 42.5% पानी, बांग्लादेश को 37.5% पानी और शेष 20% पानी के प्रवाह की पूरी छूट दी गई थी। कुछ मतभेदों के कारण यह समझौता अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जल वितरण को लेकर के भी विवाद बना हुआ है। फरक्का बैराज का भी विवाद है। गंगा से हुगली नदी में पानी का मोड़, बांग्लादेश द्वारा अतीत में कई बार इसको लेकर चिंताएं उठाई गई हैं कि भाई पानी हमारा चुरा रहा है भारत। सोचिए वो किस बदौलत नाच रहे हैं, उनकी बिजली हमसे, उनका पानी हमसे। यही होता है कट्टरता, आपके दिमाग को ब्लॉक कर देता है, कुछ भी समझने के लायक नहीं छोड़ता है। चीन का कारक बहुत ज़्यादा है। जब से वहाँ पर नई सरकार आई है तो ये चीन को उकसा रहे हैं कि आप क्या करो, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर आप दबाव बनाओ, ऊपर की तरफ से, हम नीचे की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। बुनियादी ढांचों के विकास, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में चीन द्वारा बांग्लादेश में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए BRI और चटगांव बंदरगाह में भी निवेश किया है उन्होंने। पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा कारक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहाँ के एयरफोर्स के प्रमुख, वहाँ के नेवल प्रमुख जो हैं, उन्होंने बांग्लादेश के साथ में मुलाकात भी की है। उन्होंने वहाँ पर यह भी बोला है कि हम बांग्लादेश की सेना को ट्रेन भी करेंगे, तो ट्रेन करके खुद के ही जैसा कट्टरपंथी बना देंगे इनको भी, जो अभी तक इतना ज़्यादा कट्टरता नहीं थी इनके अंदर में। आगे की राह क्या है? अब यही आपसे पूछा जाएगा कि समाधान क्या क्या हो सकता है। राजनीतिक तनावों को संबोधित करना, कि किस प्रकार से इसे एड्रेस करना। पॉलिटिकल जो हमारे बीच में इतना ज़्यादा सिचुएशन बन गया टेंस, उसको सबसे पहले एड्रेस करना, कम करने का प्रयास करना, ये वहाँ की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। हमारे हाथों में ये चीज़ है ही नहीं, और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सरकार है ही नहीं। ट्रैक 2 कूटनीति, नागरिक समाज, शिक्षाविद, व्यापारिक नेता, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए ट्रैक 2 कूटनीति को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। कनेक्टिविटी को फिर से ओपन करने का प्रयास कर सकते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण, BBIN, भारत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके बीच में एक रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए लॉजिस्टिक में सहूलियत देने की बात हुई थी, और वह शुरू भी हो गया था, लेकिन फ़िलहाल वह सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। SEZ में निवेश की बात की गई है कि भाई भारत बांग्लादेश इस दूसरे देशों में निवेश को बढ़ाएं, ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करें, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। साथ में भारत को माइनॉरिटीज़ के इशू को वर्ल्ड लेवल पर UN जैसे संस्थाओं में उठाने चाहिए। बिम्स्टेक जैसी संस्थाओं की मदद लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में फिर से संवाद को कम से कम बहाल करना चाहिए, ताकि संवाद सही से हों, ताकि हम आगे बढ़ सकें, कंसर्नों को कम कर सकें। मैंने आपको सारा डायमेंशन पढ़ाया है। मेरा वीडियो है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे सारा कुछ पढ़ाना होता है। ऊपर ऊपर में बार बार गाइडेंस से आपका काम नहीं चलने वाला है।
समझिएगा इस चीज़ को। जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखिएगा सर्च करके कितने चैनल ऐसे हैं जो जेन्युइन आपको केवल कंटेंट देते हैं। मेंस के कट ऑफ पर मैं वीडियो बना सकता था, अच्छी खासी व्यूज आते हैं, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, नथिंग, है ना। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कितना भी मैं गाइडेंस दे दूं, कितना भी आपको झकझोर के रख दूं, कुछ नहीं होने जाना, जीरो। अंत में रिजल्ट क्या आएगा? शून्य, क्योंकि आपके पास कंटेंट है ही नहीं। भाषणबाजी से कंटेंट तो नहीं आएगा, कंटेंट आएगा इसी प्रकार से लंबे लंबे वीडियो देखने से। ठीक है, तो इससे पहले कि भी 4 वीडियो जा कर के देखिएगा। IR में इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 71 हो 72 हो, जो मैं पढ़ाऊँगा उसी से आएगा, इसकी गारंटी मैं ले लूँगा। इसलिए IR के वीडियो आपका मार्च में एग्जाम होगा, उससे पहले मैं सारा पढ़ाऊँगा आपको, कृपया देखा कीजिए। सैटरडे टू सैटरडे ही आएगा IR। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।